अक्सर जब हम वैश्विक ताकत या कहें सुपर पावर की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही टिपिकल सी तस्वीर उभरती है। हाँ, वो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म वाले सीन की तरह। बिल्कुल। मतलब हजारों फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा और एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को डरा कर रख रहा हो। दशकों तक तो यही माना जाता था कि जिसके पास सबसे बड़ी सेना है वही दुनिया का बॉस है। और ये नजरिया बहुत लंबे समय तक हावी भी रहा है, खास तौर पर जब दुनिया कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। तब तो चीजें बहुत ब्लैक एंड व्हाइट थीं। हाँ, या तो कोई अमेरिका के साथ था या सोवियत संघ के। एग्जैक्टली ताकत का बस एक ही पैमाना था, और वो थी मिलिट्री पावर। लेकिन मजेदार बात यह है कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है, ये पैमाना अचानक से काम करना बंद कर देता है। अमेरिका का जो एकाधिकार था वो टूटने लगता है। सही बात है। और दुनिया के नक्शे पर सत्ता के नए केंद्र उभरने लगते हैं। मतलब अब पावर का मतलब सिर्फ सेना नहीं रह गया। और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मेन फोकस है। तो राम्स एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल के सौजन्य से मिले मास्टर क्लास नोट्स के आधार पर आज हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को डिकोड करेंगे। और जो छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। बिल्कुल। हम यहाँ थ्योरी को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। मतलब हम देखेंगे कि कैसे मजबूत इकोनॉमी, तकनीकी ब्रांड्स और आपसी सहयोग ने आज टैंक और मिसाइलों की जगह ले ली है। तो इस पूरे बदलाव को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से होती है, और वो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी क्षेत्रीय संगठनों का उदय। हाँ, क्योंकि जब एक देश अकेले सुपर पावर से नहीं टकरा सकता तो वो पड़ोसियों के साथ ग्रुप बना लेता है। पर इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या? इतिहास देखें तो पड़ोसी देश तो हमेशा लड़ते ही रहे हैं ना, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो साथ आने लगे? इसका बहुत लॉजिकल जवाब राम्स एकेडमिक हब के नोट्स में दिया गया है, और वो है ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, मतलब भौगोलिक निकटता। अच्छा, तो बाउंड्री शेयर करने का फायदा। हाँ, जब सीमाएं जुड़ी होती हैं तो चुनौतियां और आर्थिक हित एक जैसे हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे के बाजार तक पहुंचना बहुत सस्ता और आसान हो जाता है। और नदियों या खनिजों जैसे संसाधनों का इस्तेमाल भी बेहतर हो पाता है। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो ये हमारी हाउसिंग सोसाइटी की मोहल्ला सुधार समिति की तरह है। मोहल्ला समिति, हाँ, ये अच्छी तुलना है। मतलब देखो, अगर दो पड़ोसियों की दीवार एक ही है और वो रोज कचरा फेंकने पे लड़ते रहें तो नुकसान दोनों का है। इससे अच्छा है कि समिति बना लें और शांति से रहें। एग्जैक्टली। और अगर हम क्षेत्रीय संगठन बनाने के 5 मुख्य उद्देश्यों को देखें तो वो बिल्कुल इसी मोहल्ला समिति वाले आइडिया पर टिके हैं। कौन कौन से 5 उद्देश्य? पहला है आपसी सहयोग बढ़ाना, दूसरा है बातचीत से संपर्क मजबूत करना, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ताकि छोटी सी बात पर युद्ध न हो जाए। बिल्कुल। और बाकी 2 हैं आपसी सुरक्षा मजबूत करना और शिक्षा या संस्कृति का आदान प्रदान करना। ये बहुत रोचक है कि इन्हीं साधारण से लगने वाले नियमों ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा रखा है। हाँ, क्योंकि जब देश व्यापार और संस्कृति से इतने गहरे जुड़ जाते हैं ना, तो युद्ध करना उनके लिए आर्थिक रूप से सुसाइड करने जैसा हो जाता है। सही बात है। तो जो छात्र सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक क्विक रिवीजन सवाल बनता है। क्षेत्रीय संगठन बनाने के 2 मुख्य लाभ क्या हैं? और इसका सीधा जवाब है व्यापार में आसानी और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। अब पड़ोसियों के मिलकर काम करने का सबसे बड़ा और पावरफुल एग्जाम्पल यूरोप से आता है, यूरोपियन यूनियन। हाँ, ईयू का मॉडल आधुनिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरह तबाह था। उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो लड़ते रहें या फिर नई शुरुआत करें। बिल्कुल। और इस नई शुरुआत में अमेरिका का बड़ा रोल था। नोट्स में साफ लिखा है कि 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोप को आर्थिक मदद दी। और इसी से यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी OEEC बना। हाँ, पर अमेरिका ने बड़ी चतुराई से शर्त रखी थी कि ये पैसा मिलकर इस्तेमाल करना होगा। इसी मजबूरी की वजह से वो साथ बैठे और 1992 की maastricht ट्रीटी तक पहुंचे, जिससे यूरोपीय संघ बना। सफर काफी लंबा था, पर आज इनका इम्पैक्ट कमाल का है। मतलब 2016 के डेटा के हिसाब से इनकी जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा थी। और इनकी अपनी करेंसी यूरो तो आज अमेरिकी डॉलर को सीधी टक्कर दे रही है। अर्थव्यवस्था ही नहीं, फ्रांस के पास तो परमाणु हथियार भी हैं। पर मुझे यहाँ एक सिद्धांतिक उलझन हो रही है। बताइए। देखो, EU का अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है और अपनी करेंसी भी है। तो क्या ये सिर्फ देशों का ग्रुप है
या फिर खुद एक विशाल सुपर देश बन गया है? ये बहुत वाजिब सवाल है। और अगर ये मॉडल इतना ही सक्सेसफुल है तो 2016 में ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट क्यों किया? वो अलग क्यों हुए? तो इसका जवाब यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी कमजोरी में छिपा है। इसे सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अधिराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। मतलब ये कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है? नहीं, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां संघ के नियम देशों के अपने राष्ट्रीय कानूनों पर भारी पड़ने लगे हैं। अच्छा, मतलब अगर ईयू ने कोई कानून पास किया तो मेंबर देश को मानना ही पड़ेगा, चाहे उसकी जनता को पसंद हो या ना हो। एग्जैक्टली। उसी सोसाइटी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। फ्लैट आपका है, आपकी आजादी है, पर कमेटी नियम बना दे कि सब दरवाजे नीले होंगे और मुझे लाल दरवाजा चाहिए, तो झगड़ा होगा। बिल्कुल, ब्रिटेन के साथ यही हुआ। उन्हें लगा कि ईयू के नियमों के चक्कर में उनकी राष्ट्रीय पहचान और फैसले लेने की आजादी छिन रही है। समझ गई, ये संप्रभुता या सॉवरेनिटी का मुद्दा था। हाँ, हर देश का अपना इतिहास है, इसीलिए इनका साझा संविधान बनाने का प्रयास भी फेल हो गया। यहां तक कि स्वीडन और डेनमार्क ने तो यूरो अपनाने से ही मना कर दिया था। तो छात्रों के रिवीजन के लिए यहाँ एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है कि यूरोपीय संघ के सामने दो प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। एक, राष्ट्रीय संप्रभुता और संघ के नियमों के बीच टकराव, और दो, साझा संविधान और मुद्रा पर असहमति। सही। अब ईयू का ये सख्त मॉडल देखकर एशिया के देशों ने सोचा कि हमें ये रास्ता नहीं अपनाना। हाँ, उन्हें सहयोग तो चाहिए था, पर अपनी आजादी की कीमत पर नहीं। और यहीं से आसियान की एंट्री होती है। आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के जरिए ये बना था, पर स्टूडेंट्स को इसके सदस्य देशों के नाम याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए रैम्स एकेडमिक हब के नोट्स में बहुत बढ़िया ट्रिक दी गई है। जो 5 संस्थापक सदस्य हैं उन्हें IMFT से याद रख सकते हैं। IMFST मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अरे वाह, ये तो आसान है। और जो 5 देश बाद में जुड़े उन्हें BV कलाम के नाम से याद कर सकते हैं। BV कलाम। हाँ, B से ब्रुनेई, V से वियतनाम, K से कंबोडिया, ला से लाओस और म से म्यांमार। ये तो एग्जाम में भूलने का चांस ही खत्म कर देगा। पर इनकी कार्यप्रणाली क्या है? 2003 में इन्होंने 3 स्तंभ बनाए: सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। पर इनकी सबसे फेमस चीज है आसियान वे यानी आसियान शैली। ये आसियान शैली क्या है? मतलब अगर मैं यूरोपियन यूनियन से तुलना करूं तो वो तो एक सख्त कॉर्पोरेट कंपनी जैसा लगता है जहां हर बात के लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। और आसियान बिल्कुल दोस्तों के एक स्टार्टअप ग्रुप की तरह है। अच्छा। हाँ, आसियान शैली का मेन रूल है अनौपचारिक सहयोग और एक दूसरे के मामलों में दखलंदाजी ना करना। मतलब कोई किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स पर कुछ नहीं बोलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर विवाद है तो बातचीत से सुलझाएंगे, पर कोई बाहरी नियम थोपेंगे नहीं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने इन्हें दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला संगठन बना दिया है। तो परीक्षा के लिए आसियान शैली का अर्थ बहुत क्लियर है: अनौपचारिक, टकराव रहित और ऐसा सहयोग जो संप्रभुता का पूरा सम्मान करे। बिल्कुल। अब तक तो हमने ग्रुप्स की बात की, पर अब एक ऐसे अकेले देश की बात करते हैं जिसने बिना किसी बड़े ग्रुप के वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। चीन की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, चीन का जो उदय हुआ है वो किसी जादू से कम नहीं है। सच में वो एक अकेला देश सत्ता का इतना बड़ा ऑल्टरनेटिव सेंटर कैसे बन गया? नोट्स में जो रोड मैप है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि 1972 तक तो चीन दुनिया से एकदम कटावा था। फिर उन्होंने अमेरिका से दोस्ती की और 1973 में कृषि, उद्योग, रक्षा और विज्ञान में मॉडर्नाइजेशन शुरू किया। पर उनका मास्टर स्ट्रोक तो 1978 में आया था ना? एग्जैक्टली। 1978 में चीन के नेता देंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति की घोषणा की। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। 1978 से पहले क्या था? पहले पूरी इकोनॉमी सरकार चलाती थी, कोई कंपटीशन नहीं था, कीमतें सरकार तय करती थी और विदेशी कंपनियों की एंट्री बैन थी। और 1978 के बाद उन्होंने विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, जिससे किसानों को ज्यादा उगाने का मोटिवेशन मिला, क्योंकि अब वो बाजार में सामान बेच सकते थे। 2001 में तो वो WTO में भी शामिल हो गए। आज के चीन में और पुराने चीन में तो जमीन आसमान का फर्क है। आज वहाँ FDI की भरमार है और मार्केट कीमतें तय करता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। कैसा पैराडॉक्स? देखो, चीन एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिज्म का तो बेसिक उसूल ही कैपिटलिज्म का विरोध है। तो फिर वहाँ प्राइवेट मार्केट कैसे चल रहा है? ये सिस्टम क्रैश क्यों नहीं हुआ? यही तो चीन की सबसे बड़ी चाल थी। उन्होंने एक दोहरी व्यवस्था अपनाई। मतलब पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल है, वहां कोई आजादी नहीं है। हाँ।
लेकिन इकोनॉमी के मामले में उन्होंने पूरी तरह से कैपिटलिस्ट नीतियां अपना ली। मतलब जनता से कह दिया कि व्यापार करो, अमीर बनो, बस राजनीति पर सवाल मत उठाओ। बिल्कुल सही। राजनीति बंद पर अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खुले। यही खुले द्वार की नीति का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो रिवीजन के लिए ये पॉइंट नोट करने वाला है। 1978 की नीति का मुख्य उद्देश्य था विदेशी निवेश और तकनीक से अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना। अब चीन जब इतनी बड़ी इकोनॉमी बन रहा था तो भारत पर तो असर पड़ना ही था। हाँ, भारत और चीन का रिश्ता तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब हमें फैक्ट्स के आधार पर देखना होगा। एक तरफ तो विवाद है, जैसे 1962 का युद्ध या 2018 का डोकलाम। सीमा पर तनाव तो एक जमीनी सच्चाई है, पर कूटनीतिक सहयोग भी है। दोनों देश एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर साथ काम करते हैं। और मुझे जो डेटा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है ट्रेड का। बॉर्डर पर तनाव है, फिर भी द्विपक्षीय व्यापार में हर साल लगभग 30% की ग्रोथ हो रही है। ये कैसे हो सकता है? इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ड्यूल ट्रैक डिप्लोमेसी कहते हैं। ड्यूल ट्रैक मतलब दो अलग रास्ते? हाँ, वो विवादों को एक अलग बक्से में रखते हैं और व्यापार को दूसरे में, ताकि सीमा विवाद से उनके अरबों डॉलर के व्यापार पर असर न पड़े। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो सत्ता के इन नए केंद्रों में हम एशिया के दो और पावर हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। जापान और दक्षिण कोरिया। हाँ, जापान को ही देख लो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनकी मिलिट्री तो ना के बराबर रह गई थी, पर आज वो यूएन के बजट में 10% योगदान देते हैं। और G8 के अकेले एशियाई मेंबर भी हैं। उनकी ताकत उनकी सेना नहीं, उनके तकनीकी ब्रांड्स हैं। जैसे सोनी, होंडा, पैनासोनिक, ये हर घर में है। उन्होंने साबित कर दिया कि हथियारों के बिना भी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है। व्यवस्थाएं। सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड्स ने उन्हें ये मुकाम दिया है। इन देशों ने हार्ड पावर की जगह सॉफ्ट पावर की अहमियत साबित कर दी है। बिल्कुल, तकनीकी और ब्रांड पावर, यही वजह है कि इन्हें एशिया का पावर हाउस माना जाता है, जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये साफ है कि कोल्ड वॉर के बाद का एक ध्रुवीय विश्व अब मल्टीपोलर हो चुका है। एकदम सही। ईयू और आसियान ने क्षेत्रीय सहयोग की ताकत दिखाई है और चीन, जापान, साउथ कोरिया ने तकनीक और बाजार की। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही और नोट्स के लिए रैम्स एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, सही सोर्स से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा ये गहन विश्लेषण यहीं खत्म होता है, पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जब आज देशों की ताकत उनके व्यापार, तकनीक और क्षेत्रीय संगठनों से तय हो रही है, तो क्या फ्यूचर में पारंपरिक सैन्य महाशक्तियों का रोल एकदम खत्म हो जाएगा? क्या भविष्य की लड़ाइयाँ बॉर्डर पर नहीं बल्कि व्यापार के बाजारों और माइक्रोचिप की फैक्ट्रियों में लड़ी जाएंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।